चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? मॉर्निंग आ जाइए। क्या जी, अभी रात का कवि सम्मेलन खत्म नहीं हुआ है का? चलिए, पूरा आनंद उठाए हैं आप लोग कवि सम्मेलन का है? मैं तो ज्यादा दूर टिका नहीं। हाँ। हाँ? नहीं चल। चलिए, आइए। तो हम लोग देख रहे थे संसदीय गतिविधियां, है ना, वो देख चुके थे। ठीक है, अब देखना था जो एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, वो है आपको क्या? ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस रिलीज करते हैं, तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस रिलीज किससे करते हैं? आर्टिकल 123 से, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस रिलीज पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखिए, अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो ऑर्डिनेंस एक अस्थाई कानून है। क्या है? अस्थाई कानून, टेम्पररी लॉ, है ना। एक अस्थाई कानून है जो हमेशा नहीं रहता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में इसको किया जाता है। अब ये विशेष परिस्थिति क्या होगी? तो देखिए, अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश करता है ना। प्रधानमंत्री के सिफारिश के बाद ही अध्यादेश आता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना नहीं आ सकता है। तो अध्यादेश जो है ये अस्थायी कानून है, और ये तब आएगा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, यानी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है कोई, है ना। 3 सेशन आपने पढ़े हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो अगर तीनों में से कोई सेशन नहीं चल रहा है और कानून बनाना किसी विषय पर जरूरी है, अगर सेशन चल रहा होगा तो अध्यादेश आएगा ही नहीं। अध्यादेश तभी आएगा जब सेशन नहीं चल रहा होगा। सेशन चल नहीं रहा है और कानून बनाना एकदम जरूरी हो गया है ना, एकदम जरूरी हो गया है कि कानून बनाया जाए किसी भी स्थिति में। तो जब सेशन नहीं चल रहा है और कानून बनाना कंपलसरी हो गया है, कानून बनाना एकदम जरूरी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि आप जो है वो क्या करिए, अध्यादेश लाइए, है ना। पीएम किसको करेंगे? तो बेसिकली वो करेंगे किसको?
राष्ट्रपति को, पीएम राष्ट्रपति को रेकमेंड करेंगे कि आप लेके आइए क्योंकि हमको इस विषय पर कानून बनाना जरूरी है। तो एक बात तो निश्चित ये समझ लीजिए कि जब सेशन चल रहा होगा तब ऑर्डिनेंस कभी नहीं आएगा। ऑर्डिनेंस तभी आएगा कभी सम्मेलन का असर नहीं ना है, कोई बात नहीं। ऐसे भी कवि सम्मेलन का असर 2-3 दिन तक आदमी पर रहता है कम से, है ना। कवि लोग देखबे करते बात कैसा कैसा करता है, सब सारा बात पगला नहीं वाला रहबे करता है उस सबका, है एंटरटेन तो करता है लेकिन पहुंचाता कहाँ है, एकदम साध्य के पास, है ना। एकदम पहुंचाता है साध्य के पास साधन सहित, है ना। तो सुन करके मति दिग्भ्रमित न हो ऐसा मानना भी ये नहीं है, हाँ, लेकिन कंट्रोल करना भी पड़ता है ना, कि भाई हो गया, जहां सुन लिया समझ लिया, उस टाइम का पल था उसको जी लिया, है ना। हर मोमेंट में अगर कहीं कोई मोमेंट आपके लाइफ में चल रहा है जिसके आप सहभागी हैं तो ये आपका कर्तव्य भी है और मैं इसको उचित भी मानता हूं कि उस मोमेंट को बढ़िया से जी लीजिए, हंसिए गाइए जो करना करिए, क्योंकि फिर वो मोमेंट आएगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जैसे ही फिर उस मोमेंट से निकले तो जो वास्तविक मोमेंट है, जो रियल में जो लाइफ चल रहा है, उसका भी ध्यान रखना, मतलब उसका असर दीर्घकालिक समय तक नहीं होना चाहिए, है ना। शॉर्ट टर्म वही तक देखा, जिया, बात खत्म, है ना। ये तो वो एक बात वो बोली थी, हम बड़ा उसका मतलब सोचा हमने, क्या बोला कि जो कुछ लोग फोटो खींच रहे थे तो बोला खींच रहे हो इसी को जूम करते दिन बिता दोगे, है ना, जूम कर करके देखो। हमने कहा यार बड़ा अच्छा बात कहा इसने ना, कि भाई जितना सभी फोटो खींच रहा है काहे के लिए खींच रहा है, या तो लोग स्टेटस लगाएंगे, है ना, और फिर या तो उसको अपना देखते रहेंगे दिन भर, अपना टाइम बिताएंगे। तो एक तो 2-3 घंटा आपने एंटरटेन किया वो अच्छा है, लेकिन अब उस पर आपका आने वाला और समय बर्बाद हो जाए ये ठीक बात नहीं है ना। वहां देखा, खत्म किया, है अपने हिस्से 50 हाँ ये बात है, लोग स्टेटस लगाने के बाद ये देखता है कि कितना लोग देखा, है ना। अब देखिए, अब जरूरी तो नहीं ना है कि सबके जीवन में कोई विशेष हो जी, है ना। सब लोग उतने सौभाग्यशाली नहीं होते, है कि नहीं, है ना। देखिए, फन चाहे मजाक चाहे हम जितना बना ले, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो सौभाग्यशाली लोग हैं, 1-2 पीस, है ना, जिनके जीवन में कोई है ना। हाँ, अभी अलग बात है कि अगर उसको ठीक तरीके से आप मैनेज नहीं करेंगे तो वो आपको डिस्ट्रक्टिव पाथ पे लेके चला जाएगा, है ना, आपका रास्ता विध्वंसक हो जाएगा। और अगर आप ठीक तरह के से मैनेजमेंट करना जानते हैं, प्रबंधन की कला आपको आती है, ठीक तरह की समझदारी आपके पास है, तो कोई खास दिक्कत या समस्या नहीं है। आप अपने, और अच्छा बात होता है कि अगर आप कहीं किसी बड़ी यात्रा पे हैं और उस यात्रा में अगर आपको कोई सहयोगी मिल गया जो आपको समझ रहा है, क्योंकि आप हर तरह का बात अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते हैं, माता पिता को फोन करके आप सब बात नहीं कर सकते, ये भी दिक्कत है ना। तो ऐसा कोई एक आध आदमी अगर आपके लाइफ में है जो कि आप सब कुछ कह सकते हैं, सामने वाला सुनने का धैर्य भी रखता हो, ये नहीं कि कुछ गलत थोड़ा बात बोल दिया, सामने से बम्बार्डिंग शुरू हो गया तो लगेगा यार कहाँ किस निकम्मा आदमी के पाले पड़ गया, है ना। मतलब ऐसा आदमी हो जो आपकी गलतियों को भी सहजता से सुन लेता हो। आपकी अच्छी चीजें तो लोग सहजता से सुन ही लेंगे, बड़ाई भी करेंगे आपको, वो थोड़ी बात है, लेकिन आपने कोई गलती की है अपने जीवन में और उस गलती को भी कोई आपका ऐसा मित्र है जो सहजता से सुन रहा है और तब भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, हो जाता है, आई एम विद यू, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और दुर्भाग्य ये है कि ऐसे कहने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, है ना। का उत्तेजित हो गया काजी तुम इतना बड़ा का गैप काहे छोड़ता है जी, गैप छोड़ना कोई कंपल्सरी थोड़ी ना है, फिर नहीं इधर एक एक करके बैठ, स्पेस है तो चलो भाई, है ना, उसका पूरा फायदा उठाते हैं, कोई नहीं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम पड़ जाना है कि नहीं कोई तो जीवन में हमारा रहबे करना चाहिए, है ना, ये सब नहीं, सब संयोग से होता है। आप अगर सोच समझ के करिएगा तो कुछ नहीं होगा, संयोग अगर ईश्वर ऐसा कोई बनाएंगे और अगर होगा कि भाई
कोई अच्छा मिल जाए, लाइफ जो आपका ठीक तरीके चले तो मिल जाएगा। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। मेहनत बस एक ही चीज पे करना है, पढ़ाई। और ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर एक अगर आपने पढ़ाई अच्छा से कर लिया ना, जीवन में कुछ और करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग अब कोई बड़े घर के तो लड़के हैं नहीं कि हमारे पास कार है, गाड़ी है। अपने को कौन कोई क्यों देखेगा भाई, है ना। सकल सूरत भी एवरेज ईश्वर ने दिया, है ना। बढ़िया तो दिया नहीं एकदम कि भाई खूब बढ़िया। तो ऐसे में लोग क्यों, ऐसे में एक ही चीज है आपके पास, और वो है आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा। एक चीज बस इस पे मेहनत करना है। एक चीज ई कर लिए तो किसी चीज की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी, बशर्ते कि आप एजुकेशन। क्योंकि ये माता शारदा में इतना ताकत है कि ये सारा चीज आपके पास उपलब्ध करवा देती है। जो भी चीज आप चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा, है ना। बशर्ते कि आपके पास ये होना चाहिए। इसलिए मेहनत केवल इसी पे करना है, शिक्षा पे। बाकी किसी चीज के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे हो गया, सारा मैटर आपका ठीक रहेगा। घर में भी सम्मान बढ़ जाएगा, घर परिवार में भी, है ना। अगर सब समझेगा कि भाई, हाँ क्या जी बोलिए, कब, कल अरे हम तो, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, क्या यार, वो मतलब कल, हाँ, अच्छा, अरे देखिए, ऐसा तो कुछ था नहीं। मैं कल पठन पाठन की क्रियाओं से जल्दी मुक्त हो गया था। मतलब 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैं फ्री हो गया था। तो कल बहुत मतलब जल्दी हुआ कि 3 बजे तक, बहुत दिन के बाद फ्री हुआ। तो सोचा घर पे चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो रिलैक्स किया। 6-7 बज गया तो मैं काफी लेट पहुंचा था। तो उसके बाद फोन आने लगा, स्टार्टिंग से पहुंचे थे। तो वही हमको फोन किए कि कहाँ रह गए अभी आप। हमने हम तो अभी घर ही पे हैं। बोले आना नहीं। हमने, मैं जनरली थोड़ा परहेज ही करता हूँ जाने होने से कहीं। फ्री टाइम रहा तो घर में तो सो जाइए या कुछ कर लीजिए अपना काम, है ना। तो लेकिन अब जब फोन आने लगा, हमने चलिए भाई घूम लेते हैं, बगल कहीं बात था, ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं जाना था। तो ना बस जैसे थे घर के अंदर में, वैसे थोड़ा रेडी होकर पहुंच गया तो। लेकिन वही 1 आध घंटा बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। जो पहले जो मैं जब गया, जो बोल रहे थे बहुत अच्छा बोल रहे थे, है ना। बहुत अच्छा एंटरटेन किया उन्होंने। उसके बाद भी 1-2 लोग, लेकिन बाद में लगा कि अब बोर हो रहा है आदमी, है ना। लास्ट वाले जो वक्त आए तो उसके बाद लगने लगा कि भाई, उनको 5 मिनट का टाइम मिला था। तो देखिए इस टाइम में क्या ही होगा अब, है ना। इनका भी अपना पूरा क्वालिटी दिखाने का टाइम नहीं मिलेगा, और ये नहीं होगा। हाँ, सत्यम को आए थे, कुमार सत्यम, है ना। तो उनका लोग कह रहे थे कि उनका इसके बाद होना है। हमने अब उतना पेशेंस नहीं कि उनका इंतजार किया जाए। चलते हैं, अच्छा रहा, चलिए कोई नहीं। तो यहां पर क्या है कि आपको ये देखना है कि ये कोई भी अगर सेशन में नहीं रहेगा, कोई भी सेशन अगर नहीं चल रहा होगा, तो ऐसे में क्या होगा, कोई भी सेशन अगर नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश लाया जाएगा, ठीक है। तो अध्यादेश क्या है, टेम्पररी एक्ट है। अब है कि सदन चल नहीं रहा है और अध्यादेश आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया। तो जब सदन नहीं चल रहा है, ऑर्डिनेंस आ गया, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो सरकार है, कानून तो बन जाएगा तुरंत। अध्यादेश आने के साथ ही कानून हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति ऑर्डर निकालेंगे, अध्यादेश तुरंत जो है वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन वो परमानेंट कानून नहीं रहता, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है अस्थायी कानून, टेम्पररी एक्ट। रीजन क्या है, ये आ गया तो पूछा जाता है कि एक अध्यादेश की आयु कितनी होती है। एक जो अध्यादेश होता है, तो इस अध्यादेश की आयु कितनी होती है। तो इसकी आयु जो है वो कितनी होती है, 6 महीना, है ना। एज 6 मंथ। एक अध्यादेश की आयु 6 महीने ही होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि एक अध्यादेश कितने दिन तक चल सकता है, तो 6 महीने तक चल सकता है। क्योंकि
6 ही महीना उसकी आयु होती है। लेकिन हाँ, एक उपाय है जो अगर सरकार कर दे तो एक अस्थायी कानून अस्थायी कानून बन सकता है ना। इसको परमानेंट एक्ट भी बनाया जा सकता है कि हमेशा के लिए रह जाए। अगर ये नहीं रहा तो 6 महीने बाद इसको खत्म होना निश्चित है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसको हमेशा के लिए एक कानून के तौर पे स्थापित कर सकती है ना। तो अब आप देखिए कि वो कौन सा कानून है भाई। तो देखिए, अब 6 महीना तो इसका एज है, ठीक है। अब जब सेशन शुरू होगा, जब भी सेशन शुरू होगा, तो जिस दिन से सेशन शुरू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर, अंडर 6 वीक, है ना, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन जो है वो अगर शुरू हो गया, है ना, तो पार्लियामेंट का सेशन जिस दिन से शुरू होगा उसके समय से आपको 6 वीक के अंदर में क्या करना है, उसको पास करा लेना है। अगर 6 सप्ताह के अंदर पास हो गया तो फिर वो परमानेंट कानून माना जाएगा, और अगर 6 सप्ताह के अंदर वो पास नहीं हुआ तो जैसे ही 6 महीने का समय पूरा होगा अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन परिस्थितियों में कानून बनाने की एक विधा है ना। जब सदन नहीं चल रहा है, कानून बनाना एकदम कंपलसरी हो गया, एकदम आवश्यक हो गया कि कानून बनाना एकदम जरूरी है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर में यहां पे आप देखेंगे कि ये चीज जो है सो अनिवार्य होता है। क्लियर है? अभी तक सबसे ज्यादा अध्यादेश जो कहा जाता है वो नेहरू जी के सरकार में ही आया था, जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद इंदिरा जी की सरकार में, जो नंबर पे आप देखें तो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो वो, तो कहने का मतलब है कि अध्यादेश जब लाया जाता है तो बहुत बार सरकार पर ये आरोप लगता है कि सरकार निरंकुश हो रही है ना। क्या आरोप लगता है? कि सरकार निरंकुश हो रही है, सरकार एब्सोल्यूट हो रही है ना। और सरकार के एब्सोल्यूटनेस के रीजंस जो हैं वो ये हैं कि सरकार को लग रहा है कि उसके द्वारा लाया गया कानून संसद पास नहीं करेगी, इसलिए वो इंतजार करती है कि संसद जब बंद रहे तो बहाना मिल जाए ऑर्डिनेंस लाने का। तो सामान्य तौर पे सरकार इस प्रकार का काम करती भी है ना। इस सरकार की अगर हम बात करें जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, तो अभी तो नहीं, लेकिन जब ये सरकार 2014 में बनी थी, 2014 में पहली बार जब मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उस समय क्या था कि राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था, केवल लोकसभा में बहुमत था। तो कोई एक बिल आया था, लैंड इक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण कानून, 2014-15 के बात है। तो भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड एक्विजिशन बिल जब लाया गया तो लोकसभा से तो वो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास ही नहीं होता था, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस के पास बहुमत था। आज साधारण कानून दोनों जगह से पास होना चाहिए, है ना, बस राज्यसभा में वो फंस जाता था, राज्यसभा से पास ही नहीं हो पा रहा था। तो जब देखा कि राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है तो तुरंत क्या किए, ऑर्डिनेंस रिलीज कर दिए। और ये स्थिति राज्यसभा में मोदी सरकार की बहुमत लगभग 2017 तक नहीं रही। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री बने और इनका विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ी, और विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ने का रिजल्ट ये रहा कि राज्यसभा में इनके प्रतिनिधि बढ़ गए। इसलिए आप देखिएगा किस गवर्नमेंट के द्वारा जो भी संविधान संशोधन किया गया है वो 2017 के बाद किया गया है। 14 में तो सरकार आ गई थी, लेकिन उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। हाँ, 15 में आप देखेंगे कि एक अमेंडमेंट हुआ था। तो 15 का अमेंडमेंट इसलिए हो गया आसानी से क्योंकि वो सब लोग चाहता था कि वो हो। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, 2015 हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश को अपने 111 गांव दिए थे, अब बांग्लादेश ने अपने 51 गांव हमें दिए थे। ये सीमा समझौता का मैटर था, है ना। बाकी आप देख लीजिए जो ओबीसी वर्ग को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात हो, है ना, जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है ना, और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो,
या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को खत्म करना हो, ये सारी चीजें जो हुई हैं वो 17 के बाद हुई हैं, उससे पहले नहीं हो पाया, है ना। रीजन इसका ये था कि उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। तो संविधान संशोधन तो वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस केवल साधारण कानून के लिए ही आ सकता है। इसलिए उस समय लगभग 6 बार ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो 6 बार ऑर्डिनेंस लाने का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 3 साल का मैटर हो गया। 3 साल का मैटर हो गया, 6-6 महीने करके आएगा, अपना काम होता चला गया, है ना। एंड ऑफ द टाइम सरकार को अपने जो बिल था, उस बिल में जिस मुद्दे पर विवाद था, जिसके वजह से विपक्ष उसको पास नहीं कर रहा था, तो सरकार को उस पॉइंट को हटाना पड़ा और फिर विपक्ष ने उस पर साइन किया और तब जाके वो पास हुआ कानून। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब सदन किसी विधेयक को पास नहीं कर रही है किन्हीं कारणों से, तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश कर देते हैं अध्यादेश लाने के लिए, ठीक है। और या फिर जो एक संवैधानिक सोच जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ये कहता है कि जो संसद है ना, तो संसद को अगर नहीं काम कर रही है, मतलब छुट्टी चल रहा है, सेशन नहीं चल रहा है, तो ऐसे में अगर कानून बनाना बहुत अनिवार्य हो गया तो आप लेकर के आ जाइए ऑर्डिनेंस। और वास्तव में प्रयोग इसी का होना चाहिए, जब संसद काम नहीं कर रही है तब आप लेके आइए, ऐसे लाने का कोई खास मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए तो बताइए, ऑर्डिनेंस में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? क्या जब कोई सरकार नहीं है तो फिर से बोलिए, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, जब सरकार बनी नहीं है तो कोई कैसे आएगा? जब सरकार ही नहीं है तो कानून बनाने या लाने का सिफारिश है? तो राष्ट्रपति अभी क्या कहे, राष्ट्रपति मर्जी से ला देगा? वहां पे क्या कहे स्टार्टिंग में ही, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं लाएंगे। राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं लाएंगे। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी लाएंगे जब प्रधानमंत्री उनको लाने के लिए कहेंगे, उनको आग्रह करेंगे कि सर हम चाहते हैं कि इस विषय पर आप ऑर्डिनेंस ले आइए। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं लाएंगे। स्टार्टिंग में ये मैंने आपको कहा, लिखा भी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट जो है सो ये काम करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलिए, अध्यादेश में किसी को कोई समस्या है ना? अध्यादेश ला सकते हैं अब आप लोग इसके लिए तो मना पड़ेगा, तो घर में ला सकते हैं अध्यादेश, है ना। जैसे कोई मैटर है, पिताजी परमिशन नहीं दे रहे हैं, कर दिया कांड, है ना। कितना लोग कर नहीं देता है, माता पिता का परमिशन नहीं है तो ले अपना कर लिया, ले। अब सोचता है कि अब उसका ऑर्डिनेंस क्या है, अब वो कैसे मान्यता कैसे दिलवाएगा। तो देखते हैं, जैसे कि अब कोई किसी का मैटर कुछ है ना, अब वो चाह रहा है कि विवाह हो जाए, अब माता पिता परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो कुछ कुछ सबका आइडिया रहता है, वो सब क्या करेगा, वो सब सीधे ऑर्डिनेंस ला देगा, बिना माता पिता के परमिशन के शादी कर लेगा। अब तो माता पिता और नाराज, तब क्या करे, तो अब लेकिन माता पिता का स्वीकारोक्ति तो चाहिए ताकि परमानेंट अथॉरिटी मिल जाए। तब क्या करेगा, तब इंतजार करेगा कि रुको भाई, अब माता पिता को खुश करने कुछ तो करें, तो उनको दादा दादी बना देते हैं, है ना। दादा दादी बना देगा सब, तब लेके जाएगा, मम्मी देखो ना इसको, है ना। अब बेचारी माँ क्या करे, अब बच्चा का बच्चा आने वाला है, तो कोई भी तो ममता जाग जाता है ना, ममता जाग जाता है। तो अब क्या हो गया, उसका बिल वहीं से पास हो गया, अब उसका ऑर्डिनेंस पास हो गया। जनरली सामान्य तौर के परिवारों में पास हो जाता है, अगर कोई परिवार बहुत स्ट्रिक्ट है ना, बहुत कड़ा लोग हैं, तो फिर वहां पे तो बड़ी दिक्कत होती है ना। लेकिन सामान्य तौर पे पिताजी लोग थोड़ा देर से मानते हैं, माँ लोग मान जाती है ना। माँ का हृदय थोड़ा सा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, तो माँ मान जाती है, माँ सुन लेती है, चलो भाई ठीक है ना।
लेकिन पिताजी अगर स्ट्रिक्ट हुए तो माता जी का भी उपाय कर देते हैं, है ना। माता जी को कह देंगे सारा इनका फोन कॉल सब इसका डिटेल चेक कराओ, लगता है बतिया रही है अभी लड़का से अपने, है ना, तो माता पर भी कार्रवाई हो जाता है। लेकिन माँ सामान्य तौर पे थोड़ा पिता के तुलना में ज्यादा उनके अंदर में इमोशन होता है, इसलिए माँ बच्चों की गलतियों को जल्दी माफ कर देती है। अब पिताजी लोग जल्दी माफ नहीं करते हैं, है ना। अगर उनके मन में माफी वाला चीज होगा भी ना तो दिखने नहीं देंगे। अगर मन में होगा कि हम आपको माफ कर दे, लेकिन वो आपसे कभी कहेंगे नहीं कि माफ कर दिया, क्योंकि वो उनका अपना एक इमेज है ना, तो उसको अपना वो बना करके। हालांकि हाँ, इस भी ध्यान रखना कि ये सब चीज हम लोग केवल देख रहे हैं, हाँ, ये हमारी जनरेशन में है, अगले जनरेशन से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले जनरेशन में तो हम ही लोग आने वाले हैं। तो जो खुदे सारा कर्म किए हुए है वो कौची स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा जी, बचवा धर नहीं लगा उसको, अच्छा अपना वाला में ठीक, हमारा वाला गड़बड़। इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि अगर आगे की पीढ़ी को अच्छा मैसेज देना होगा तो आपको भी अपना वर्तमान ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना भविष्य की गलती करके अगर बनाएंगे तो भविष्य में आप अपने बच्चों को डांट नहीं पाएंगे, उनको आप नहीं कह पाएंगे कि तुम ऐसे काहे कर रहा है, क्योंकि तुरंत कह देगा। हम लोग तो लिहाज करते हैं ना जी, अगला पीढ़ी लिहाज वाली नहीं होगी, वो तुरंत कहेगी कि तू क्यों अकेला हो, और उसमें ना माँ जवाब दे पाएगी ना बाबूजी जवाब दे पाएंगे। ऐसे में क्या हो जाएगा। इसलिए नैतिकता को कानून के स्तर पे मानना भी जरूरी है, क्योंकि एक आदमी ने अगर कहीं कोई गलती किया तो इसका प्रभाव सदियों की पीढ़ी तक पड़ेगा, आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां इससे इंपैक्टेड हो जाएंगी। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले ये भी जरूर देखना होता है कि भविष्य में जो हमारी पीढ़ी होगी उस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप चाह के भी फिर किसी को कुछ नहीं कह पाइएगा ना, क्योंकि तुरंत फिर लोग आपको बता देंगे। और आजकल तो भाई सोशल मीडिया का युग है ना। सोशल मीडिया में अगर आप पर कोई आरोप लगा, वो प्रचारित प्रसारित हो गया, तो अब ऐसे में कोर्ट ने प्रूव भी कर दिया कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी अब वो कहां से मिटेगा। हालांकि इसके लिए एक नियम आया है, राइट टू बी फॉरगेटन। यूपीएससी मेंस में सवाल बन चुका है इस पे कि राइट टू बी फॉरगेटन का क्या मतलब है, भूल जाने का अधिकार, है ना। पिछले मेंस बैच में हमने पढ़ाया भी था राइट टू बी फॉरगेटन की क्या मतलब होता है। तो मतलब आप लोगों को नहीं, दूसरे बैचेस को मैंने पढ़ाया था, आप लोग पढ़ाए थे राइट टू बी फॉरगेटन कि भूल जाने का अधिकार क्या होता है ना। कि अगर कोई आदमी पर किसी तरह का आरोप लगा, अब बाद में ऐसा प्रूव हो गया कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, लेकिन अब तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, सब जगह तो उसके वायरल हो गए। अब ऐसे में अब उसको वो तो हमेशा बदनाम होता रहेगा ना। अब देखिए कोई मामला उठता है तो सब लोग जान जाता है, लेकिन जब उसके बारे में सही वर्डिक्ट आता है तो कोई नहीं जान पाता है, वो बताना पड़ता है। मतलब गलत चीज का प्रचार तुरंत होता है और सही चीज का प्रचार होने में समय लग जाता है। ऐसे में वो आदमी को हमेशा सामाजिक तिरस्कार और सामाजिक अपमान झेलना पड़ता है। तो इसलिए आया राइट टू बी फॉरगेटन कि भाई उसको पूरा एविडेंस खत्म किया जाए, है ना। जो भी सोशल मीडिया एजेंसीज हैं उनके माध्यम से कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जहां कहीं भी ऐसा कुछ भी वीडियोज या ऐसा कोई भी फोटोज ऐसा पड़ा हुआ है तो उस वीडियो और फोटो को डिलीट करवाया जाए, उसको खत्म करवाया जाए, और उसके बाद भी कोई आदमी उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, ऐसा अगर कुछ भी होता है तो। खैर, तो यहां पर इस प्रकार से ये सब ऑर्डिनेंस का मैटर था, ठीक है। ऑर्डिनेंस से ठीक पहले आप बस समझ लीजिए कि एक और आर्टिकल, एक है आर्टिकल 121 और एक है आर्टिकल 122, है ना। 121 और 122 का क्या मतलब है। तो देखिए आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 का मतलब यह है, आर्टिकल 121 कहता है कि कोर्ट में होने वाली जो भी कार्यवाहियां हैं या कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर संसद में चर्चा नहीं होगा ना। कहता है कि भाई कोर्ट में अगर कुछ भी हो रहा है तो उस पर संसद में चर्चा नहीं होगा, है ना। पार्लियामेंट में उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। और 122 कहता है, 122 कहता है कि संसद में होने वाली किसी भी चीज का पर चर्चा कोर्ट नहीं करेगा, है ना। मतलब दोनों एक दूसरे को संतुलित कर लिए हैं। 121 कहता है
कि कोर्ट में यदि कुछ भी हो रहा है या कोर्ट के न्यायाधीश कुछ कह रहे हैं तो उस पर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होगा। क्लियर है? और 122 कहता है कि पार्लियामेंट में अगर कुछ हो रहा है तो कोर्ट इस पर डिस्कशन नहीं करेगा। ठीक है? मतलब दोनों ही लोगों ने एक दूसरे को संतुलित कर दिया है ना। मतलब यहां पर आपने वो एक हिंदी सिनेमा का गीत सुना होगा, तुम्हारे अंगनों में हमारा क्या काम है, या हमारे अंगनों में तुम्हारा क्या काम है। तो ना इनके अंगना में इनका कोई काम है और ना इनके अंगना में इनका, दोनों में से किसी के अंगना में किसी का काम नहीं। दोनों अपना अपना अंगना में रहिए भाई, और कोई खिड़की नहीं खुलवाएगा बीच से। तो खिड़की खुल गया तो फिर तो कार्यक्रम दिख जाएगा सब क्या चल रहा उधर, है ना। तो इसलिए दोनों मतलब एक प्रकार से सेपरेशन किया गया है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, क्योंकि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत तो हमारे यहाँ है ही, और हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक साथ रहती है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दोनों जो हैं वो एक पाथ पे चलते हैं, और वो इनका पाथ क्या है, कोऑपरेशन का पाथ है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का। लेकिन जुडिशरी से सेपरेशन होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से पृथक रहती है हमारे यहाँ। तो बेसिकली यहाँ पर यही कहा गया है कि न्यायपालिका के कृत्यों की चर्चा कोर्ट पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के कृत्यों की चर्चा न्यायपालिका में नहीं। हालांकि आप कभी कभी देखेंगे कि दोनों के कृत्यों की चर्चा दोनों ही करते हैं। अब मान लीजिए किसी जज को हटाना हो तो चर्चा पार्लियामेंट में ना होगा, उनको हटाने का जो प्रोसेस है पार्लियामेंट्री प्रोसेस, तो संसद में ही चर्चा होता है। संसद एक जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है उस टाइम पे, है ना। और ये जो आपकी हमारे जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि कोई अगर सदस्य पे कार्रवाई होती है, दल बदल का कोई ऐसा मैटर होता है तो कोर्ट रिव्यू कर लेता है। कोर्ट रिव्यू करता है, 1993 से कोर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ का रिव्यू कर रहा है, तो दोनों कर ही रहे हैं। तो मतलब सामान्य परिस्थिति में दोनों एक दूसरे को इंटरमीन नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई असामान्य परिस्थितियां बनेंगी तो दोनों ही एक दूसरे को इंटरमीन करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को मतलब टारगेट कर सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए, और इससे पहले का एक और आर्टिकल है, इतना सब जाना तो वो भी जान लीजिए, आर्टिकल 120, वह है संसद में भाषा। वो क्या है? संसद में भाषा। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया इसलिए मैं बस चर्चा कर दे रहा हूँ, ध्यान रखें। कभी दिन खराब रहता है तो कुछ भी पूछ लेता है ना। आर्टिकल 120 यह है संसद में भाषा, है ना, कि संसद में कौन सा भाषा यूज किया जाएगा। तो भाषा कौन सा यूज किया जाएगा संसद में? तो आप देखेंगे कि संसद में जो भाषा प्रयोग किया जाता है, तो संसद में तय हुआ था जब स्टार्ट हुआ तब कि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों जो है वो यूज किया जाएगा, है ना। लेकिन इसमें बात ये हुआ था कि इंग्लिश केवल अगला 15 वर्ष तक ही यूज किया जाएगा और हिंदी परमानेंट रहेगा। संसद की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, आधिकारिक भाषा, वो हिंदी और इंग्लिश होगी। हिंदी हमेशा रहेगा और इंग्लिश 15 वर्ष तक रहेगा। मतलब नियमों के अनुसार इंग्लिश 1965 में खत्म हो जाना चाहिए था संसद के अंदर से, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुआ है। संसद के दो आधिकारिक भाषा हैं। संसद के जो काम होते हैं या संसद में जो वक्ता बोलते हैं वो इन्हीं दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर संसद का कोई सदस्य अपने रीजनल भाषा में बोलना चाहता है, अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलना चाहता है, तो बोल सकता है। आप सुनते होंगे संसद में लोग अपने रीजनल भाषा में बोलते हुए सुने जाते हैं, लेकिन काम रीजनल भाषा में नहीं होता है। आप बोल सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिजाइडिंग से परमिशन लेना पड़ता है। जो आपके पीठासीन अधिकारी हैं उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि सर क्या मैं अपने भाषा में बोल सकता हूं, मैं अपने क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता हूं। अगर उधर से परमिशन है तो आप बोल सकते हैं। वैसे वहां पर ट्रांसलेटर लगा रहता है पार्लियामेंट में। कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में बोल रहा हो
आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा से आप उसको सुन सकते हैं, है ना। वो इमीडिएट ट्रांसलेटर की सुविधा पार्लियामेंट के अंदर में सभी सीट पर अवेलेबल रहता है ना। वो जो लोग हेडफोन भी जो लगाए रहते हैं उसके माध्यम से वही होता है कि लोग सुनने का प्रयास करते हैं कि सामने आदमी क्या बोल रहा है ना। तो बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, या बहुत अब साउथ इंडिया का कोई आदमी है तमिल में बोलना शुरू कर दिया, तेलुगु में बोलना शुरू कर दिया, कन्नड़ में बोलना शुरू कर दिया, मान लो किसी को मालूम नहीं चल रहा क्या बोल रहा है, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में ट्रांसलेटर की सुविधा है कि उसको हिंदी में या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आदमी सुन पाएगा और समझ पाएगा कि क्या हो रहा है या क्या बातें बोली जा रही है। क्लियर है? हाँ जी। क्या? हाँ, की तो अपनी कोई भाषा नहीं होती है। हम्म। हाँ, देखिए कोर्ट का लैंग्वेज सामान्य तौर पे इंग्लिश है। जज साहब लोग हिंदी बोलते नहीं हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। और लॉ की जितनी किताबें हैं मुख्य तौर से इंग्लिश में है, ठीक है। और हिंदी थोड़ा टफ भी होता है लॉ का, लेकिन तो भारत में कहीं भी किसी भी कोर्ट में आप जाइएगा तो आपको इंग्लिश ज्यादा सुनने को मिलेगा। अब दिक्कत आम आदमी के साथ ये होता है कि आम आदमी को इंग्लिश आती नहीं है, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। अगर थोड़ा बहुत आता भी है उतना बढ़िया नहीं कि कोर्ट के जज साहब को सुन ले, या फिर जो फैसला भी आता है वो सामान्यतः इंग्लिश में लिख के आता है, तो वो पढ़ने में आम आदमी को असुविधा होती है। जो वकील बहस करते हैं वो इंग्लिश में बहस करते हैं। तो ये एक आरोप लगता है या ये चर्चा का विषय रहता है कि भाई जिसका केस चल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा कि बहस क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी वो भाषा नहीं है। तो इसलिए कोर्ट को चाहिए कि कोर्ट जो भाषा है उस भाषा में बहस करे या उस भाषा में काम करे। लेकिन कोर्ट के अंदर में भाषा पर कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। लोग इंग्लिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल है, तो इसलिए वो इंग्लिश प्रयोग करते हैं। लेकिन जजेस को भी चाहिए और वकील साहब को भी चाहिए कि वो हिंदी में बात करें। कुछ दिन पहले एक घटना वायरल हो रहा था बहुत ज़्यादा। एक वकील साहब थे, तो वकील साहब को जज साहब ने कहा कि भाई आप इंग्लिश में बोलो। तो वकील साहब ने कहा कि दिक्कत तो यही है कि आपको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये बहुत फेमस हुआ था, है ना, कि आपको हिंदी नहीं आती है और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अब मैं क्या करूं हुजूर, है ना, मुझे तो हिंदी ही आती है और मैं हिंदी ही बोलूँगा, और वो आदमी हिंदी ही बोला। अब जज साहब को समझना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जज साहब को भी समझना पड़ेगा, वकील लोग को भी समझना पड़ेगा कि वो जिसके लिए केस लड़ रहे हैं और सामने वो जिसके लिए केस का फैसला दे रहे हैं, तो ऐसे भाषा का प्रयोग करे जिससे कि पक्षकार समझ पाए कि उसके बारे में क्या बहस हो रही है और उसके बारे में क्या वर्डिक्ट आ रहा है। अन्यथा बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट फैसला कुछ देती है और लोग व्याख्या कुछ और करते हैं, क्योंकि शब्द के और वाक्यों के नहीं समझ के पाने के कारण ये दिक्कत होता है। तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कोई प्रावधान संवैधानिक नहीं है कि इंग्लिश में ही काम हो या हिंदी में ही काम हो, और ये चाहिए कि जो क्षेत्र जहाँ जैसा है उसके हिसाब से ही अगर कोर्ट की कार्यवाही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आम आदमी समझ पाएगा कि उसके लिए क्या बातें हो रही हैं और क्या फैसला आ रहा है। इंग्लिश नहीं समझता। साउथ इंडिया में भी आप चलिए तो क्या केरल में सब लोग इंग्लिश जानते थोड़ी ना, सब लोग इंग्लिश नहीं जानते। वहां भी वही हाल है, हम ही लोग जैसा हाल है ना, कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, बाकी लोग तो अपना रीजनल जानते हैं और हिंदी जानते हैं। तो वैसे वहां पे भी है लोग कन्नड़ जानते हैं, है ना। सब लोग इंग्लिश थोड़ी नहीं जान रहे हैं। जो इलीट क्लास है वो इंग्लिश जान रहा है, वो इंग्लिश में को समझता है। तो कहने का मतलब कि वहां के भी स्थानीय लोगों को तो समस्या होती ही होगी। तो ऐसे में भाषा की सुविधा के लिए व्यवस्था को चाहिए कि आम लोगों की जो भाषा है उस भाषा में अगर उनको चीज़ें उपलब्ध कराई जाए तो ज़्यादा न्यायपूर्ण होगा। अन्यथा उनको खुद समझ में नहीं आता है कि क्या स्थिति और किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। हाँ?
हाँ, मतलब ये इसका प्रचार होना चाहिए और सब लोगों को इसको कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए। क्या? बिल्कुल देना चाहिए, उनके रीजनल लैंग्वेज में ही बहस हो। और कम से कम अगर जैसे बिहार में अगर रीजनल में आप नहीं भी करा सकते तो कम से कम हिंदी में कराइए, कि कम से कम हिंदी तो सब लोग समझते ही हैं। हिंदी स्टेट में कम से कम हिंदी में सारा प्रोसेस हो, ताकि हर तरह के लोग समझ पाए चीजों को, है ना। नहीं तो ऐसे में उनके लिए ही न्याय हो रहा है और उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि न्याय क्या हुआ। तो ये चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। संसद में हिंदी इंग्लिश का प्रावधान था ऑफिशियल की यही दो भाषा होंगे, और वर्तमान में भी यही दो भाषा है ऑफिशियल पार्लियामेंट में। इंग्लिश को 15 साल बाद हटा देने की बात थी, लेकिन हटा नहीं और लगातार इसको बढ़ाते चला गया, और ये आज भी इसी तरह कंसिस्टेंसी से चल रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो है ये पार्लियामेंट के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है पार्लियामेंट में कार्यवाही का, तो हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश को परमानेंट कर दिया जाए। ये तो सरकार से बता सकती है ना, सरकार क्यों नहीं कर रही। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि अगर कोई थोड़ा शक्तिशाली सरकार रहे, थोड़ा मनोबल हाई रहे, तो हटा दे, खत्म कर दे इसको, क्यों रखने की आवश्यकता है इंग्लिश को ना। देखिए, इंग्लिश से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश तो आवश्यकता है, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश जानना है, लेकिन राष्ट्र का विकास इसके भाषा में ही हो सकता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। राष्ट्र का विकास कभी भी इंग्लिश में नहीं होगा, है ना। और हम उन देशों से सीख सकते हैं जो यूरोप के होते हुए भी इंग्लिश, जिनका मदर टंग भी है, वैसे लोगों ने भी इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपना जो भाषा था, जो अपनी पुरातन भाषा थी, उसको अपने पढ़ाई लिखाई का माध्यम बनाया। आप फ्रांस चले जाइए, क्या फ्रांस में इंग्लिश में पढ़ाई होती है? बिल्कुल नहीं, फ्रेंच भाषा में पढ़ाई होती है। जापान जैपनीज में पढ़ाई करता है, रसिया के लोग रसन में पढ़ाई करते हैं, चाइना के लोग चाइनीज में पढ़ाई करते हैं। हम एक ऐसा अलौकिक पारलौकिक देश हैं कि हमारा तो कोई भाषा ही नहीं है पढ़ने का। कुछ लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं और कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है, ना इंग्लिश अच्छा है और ना हिंदी अच्छा है। बहुत से लोग मेहनत करके इंग्लिश तो ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट ही कम है, 26 अल्फाबेट में पूरी दुनिया समाहित है। लेकिन हिंदी का 10 गो वाक्य बोलिए कि लिखो, मालूम चलो उसमें से 9 गो वाक्य गलत लिख देगा आदमी। इंग्लिश में 10 गो स्पेलिंग बोला जाएगा, मालूम चलता है कि कौन कौन 7-8 को तो सही लिख ही देगा, लेकिन हिंदी में गलती कर देगा, क्योंकि हिंदी में इतनी जटिलताएं हैं, हिंदी में इतना कॉम्प्लेक्स है। हमें हिंदी इसलिए आसान लगता है क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, वो भी बोलने में आसान है, लिखने में आसान नहीं है। जिस दिन लिखावट चेक होने लग जाए तो मालूम चलेगा कितनी गलतियां निकल आएंगी, कि लिखावट में कितनी समस्या है, लिखावट में कितनी प्रॉब्लम है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी भाषा पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा है और उस पर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सिर्फ डेवलप्ड नेशन बनने की बातें हो रही हैं, डेवलप हम बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, भाषा का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर में, है ना। खैर, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि ये संसद में भाषा की बात करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे मुख्य तौर पे आपके जो है सो वो क्या है, आपके संसद से संबंधित प्रावधान थे और ये सारी प्रकृतियां थी, ठीक है। इसके बाद 123 के बाद आप देखेंगे आता है 124, 124, जहां से शुरू होता है न्यायालय, ठीक है। तो अब एक हेडिंग बनाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ये भाग 5 में है और आर्टिकल 124 से 147 के बीच में है। ठीक है, तो यह है इंडियन जुडिशियल सिस्टम, है ना। लिखेंगे थोड़ा। यह कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था एक एकीकृत व्यवस्था है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम। भारतीय न्यायिक व्यवस्था एक एकीकृत व्यवस्था है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? एक एकीकृत व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए एकीकृत कैसे है भाई? तो आप देखिए कि सबसे ऊपर है हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद नीचे है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद नीचे है आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट, या यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। तो अगर आपका कोई मैटर होता है तो आप सबसे पहले कहां जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो फिर आप हाई कोर्ट में जो है वो क्या करते हैं? अपील करते हैं ना। अगर आपको यहां से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट से भी जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है देन आप कहां जाते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट आप सिर्फ एक ही मैटर में जाते हो, है आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना। अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया, उसको खतरे में डाल दिया, देन अंडर आर्टिकल 32 आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या अंडर आर्टिकल 2 to 6 आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। ये आपके पास अधिकार है और ये आपके पास क्षमता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप ये कैसे कर सकते हैं? तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में ही कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं कर सकते। किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपने किसी को मार दिया, उसने आपको मार दिया, अब इसके लिए आप कहेंगे कि हम चलो तुमको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, तो ये नहीं होगा, है ना। ये आपको पहले जाना पड़ेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में। अधीनस्थ न्यायालय में मैटर आपका सुना जाएगा, उसके बाद उसका फैसला आएगा, और फिर आपको लगता है कि वो फैसला में जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ बेईमानी हुई है, तो फिर आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं ऊपर के अदालतों में। ठीक है, प्रोसीड। अब देखिए, तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, लेंगे कि द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया was created the Federal Court of India was created as per the Government of India Act 1935। भारत का संघीय न्यायालय
भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। एंड present Supreme Court of India and present Supreme Court of India was the successor of Federal Court of India, was the successor of Federal Court of the India। वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय, वर्तमान का भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, वर्तमान का भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी मतलब कि अब जब देश आजाद हो गया तो फेडरल कोर्ट खत्म हो गया, तो फेडरल कोर्ट को खत्म करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बना। तो ये सुप्रीम कोर्ट वही काम करता है जो फेडरल कोर्ट करता था, इसलिए क्या हो गया, उसका सक्सेसर हो गया, है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। लें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। ओके। अब देखिए कि ये तो फेडरल कोर्ट का ये था, सक्सेसर है, ठीक है। लेकिन भारत में आप न्यायपालिका व्यवस्था को जो स्थापित किया जा रहा था, तो सबसे पहले एक न्यायालय स्थापित हुई थी 1773 के एक्ट से 1774 में कलकत्ता में, है ना। 1773 का एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था प्रिवी काउंसिल, है ना। उस समय का सुप्रीम कोर्ट था, उस समय का सुप्रीम कोर्ट वही था, प्रिवी काउंसिल, ठीक है, जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था, कलकत्ता में था, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट था, ध्यान रखेंगे, वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट था, जो 1774 में स्थापित हुआ 1773 के एक्ट से, ठीक है। नाम था प्रिवी काउंसिल, ठीक है, लेकिन वो कोर्ट ही था। तो कहने का मतलब है कि ये 1773 के एक्ट से स्थापित हुआ। भारत में न्यायिक व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, जुडिशियल सिस्टम का फाउंडर या फादर, किसको, कर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग, बिल्कुल गुड, वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। ये तो समय से भी अगर आपको ख्याल रहो तो समय के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग का टाइमिंग कब से कब तक है। वारेन हेस्टिंग इंडिया में कब से कब तक है था, हा? कब से कब तक, सत्तर से 1772 से 1785, ये वारेन हेस्टिंग का टाइम है इंडिया में। 1772 से 1785 आया था, 72 में एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 में इसका प्रमोशन हो गया और हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल,
ठीक है। और इसी को भारत में न्यायिक व्यवस्था का जनक माना जाता है। कर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है, पुलिसिंग सिस्टम का, ठीक है। हाँ क्या, सांप्रदायिक भारत में बेसिकली शुरू हुआ था मार्ले मिंटो एक्ट से, है ना। मार्ले मिंटो एक्ट 1909, जब मिंटो यहाँ पर भारत का वायसराय था। 1909 में आया था पृथक निर्वाचन, और उसके तहत वहां सांप्रदायिकता भारत में फैलाने की कोशिश की गई थी। तो ये वारेन हेस्टिंग का ये टाइम है। और ध्यान रहे कि वारेन हेस्टिंग ही पहला ऐसा व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड का जिसके ऊपर सबसे पहले महाभियोग लगा था। सबसे पहले इंपीचमेंट अगर किसी पर लगा पूरे वर्ल्ड में तो वो लगा वारेन हेस्टिंग पर। कहां पे लगा था? ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इसको इंपीच किया था। और क्यों इंपीच किया इसको? हाँ, तुम्हें किसको फांसी दे दिया गया? जब तो स्टार्टिंग का मैटर था। उस कानून वापस लिया। कौन सा कानून वापस ले लिया? अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण। अवध की बेगमों के साथ इसने मिसबिहेव किया था, इसलिए 1785 में इसको बुला लिया गया। और बुलाने के बाद इस पर इम्पीच किया गया इसको। हाँ, लेकिन इस पर इम्पीचमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। दिखावा किया सब कि हम दंड देंगे, लेकिन वो बस दिखावा ही था, दंड देने का कोई मतलब था नहीं वहां पर, है ना। तो इसी ने बनाया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कलकत्ता में मदरसा इसने ही खोला ताकि अरबी फारसी के जो ग्रंथ हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके समझा जाए कि ये क्या है और कैसे है ना। हिंदी भी जो बुक्स थे, संस्कृत के जो ग्रंथ थे, उन सबका ट्रांसलेशन कराया गया इंग्लिश में ताकि समझा जाए कि वो क्या है। किसी पे भी अगर आपको शासन करना है तो पहले उसको कल्चर को समझना पड़ता है। बिना उसके कल्चर को समझे, बिना उसकी संस्कृति को समझे आप उस पर शासन नहीं कर सकते हैं। और ये अंग्रेजों ने पहला काम यही किया, है ना। मदरसा बनवाया, स्कूल कॉलेज खोले। ये सब करने का मतलब ये नहीं था कि पढ़ा लिखा के विद्वान बनाना है। ये सब करने का था कि अपना हित साधना है। इसके माध्यम से भारत का कल्चर को जानना है कि भारत का कल्चर क्या है, भारत की संस्कृति क्या है ना। ये जानने समझने का प्रयास इसके माध्यम से करना है। क्लियर है? ध्यान रहे। चलिए, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर इसको स्थापित किया गया, ठीक है। अब जब यहां पर कोर्ट स्थापित हुआ, फिर आगे फेडरल कोर्ट आया, फेडरल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जब स्थापित हुआ 28 जनवरी 1950 को, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जज थे उनकी संख्या थी 8। टोटल जो जज थे उनका संख्या था 8 जब यह स्थापित हुआ तब। तो 8 में क्या था? CJI +7, है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुल उस समय 8 जज थे, जिसमें एक CJI और 7 अन्य जज। CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? बिल्कुल गुड, हीरालाल जे कानिया, HJ कानिया। हीरालाल जे कानिया जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। उस समय सुप्रीम कोर्ट का टोटल स्ट्रेंथ था 8, मतलब 8 से ज्यादा जज नहीं हो सकते थे। समय समय पर इसका संख्या बढ़ाया गया। पूछा जाता है कभी कभी आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करती है, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना करके
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाती है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या बढ़ाई है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो टोटल जज हैं वो है 34। टोटल स्ट्रेंथ है 34 का, जिसमें स्थिति है कि एक सीजेआई और प्लस 33, मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो होता है वो सीजीआई को मिला के होता है, नहीं कि सीजीआई उससे बाहर है। सीजीआई को मिला करके 34 से ज्यादा नहीं हो सकता वर्तमान में। अब अगर 34 से एक भी ज्यादा करना है तो फिर पार्लियामेंट को एक बिल लाना पड़ेगा और बिल ला करके जजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का काम पार्लियामेंट करता है। वर्तमान में टोटल स्ट्रेंथ है सीजीआई प्लस 33। क्लियर है? इसके अलावे नेक्स्ट आ जाइए। लेकिन और देखिए, अब उस समय पहले जज तो थे आपके हीरालाल जेकानिया चीफ जस्टिस। वर्तमान में कौन है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, और ये 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ना। होंगे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ओके। ये कितना नंबर के हैं? ये 50वें नंबर के जज हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये 50वें नंबर के जज हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, अब है कि जो संविधान में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, है ना, तो उस व्यवस्था के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है ना। तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक की बातों को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है और सुप्रीम कोर्ट कैसे इसमें वर्क करता है। ठीक है, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक में बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आई हो, या ऐसा कोई प्रश्न जो आपको दिमाग में चल रहा हो? नहीं है ना?